नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। आज हम बात करेंगे हिंदी राजभाषा, उसके महत्व के बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। राजीव सर, हम आपको स्वागत करते हैं दीदी अरुण प्रभा पे। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हमें बताइए आपके बारे में। मैं सबसे पहले यह बताऊं कि मैं अरुणाचल प्रदेश कब पहुंचा। तो अरुणाचल प्रदेश 2015 में हिंदी विभाग में ज्वाइन किया राजीव गांधी विश्वविद्यालय के, और उसके पहले हमने जो पढ़ाई अपनी पूरी की, मास्टर डिग्री और पीएचडी जो किया, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से किया। मेरा मुख्य जो विषय रहा है वह है प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता का रहा है, फंक्शनल हिंदी जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, और यह राजभाषा से मूलतः जुड़ा हुआ विषय है। फिर वहाँ से मैं यहाँ नौकरी में आया और अभी पढ़ाते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। ये मेरा एक तरह से परिचय है, और मेरी जो रुचि है लेखन में है, अध्ययन अध्यापन के अलावा देश के अन्य अन्य मुद्दों पर, समसामयिक विषयों पर लगातार लेखन करता हूँ, और विद्यार्थियों को यहाँ हिंदी विभाग में, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में मैं प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाता हूँ। और आपको मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बता रहा हूँ कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में दिया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार, उसके विकास के लिए, उसमें कामकाज कैसे किए जाएं, राजभाषा हिंदी में कैसे काम किए जाएं, इन सारे विषयों को लेकर हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, और साथ ही हम नई संभावनाओं पर भी विचार करते हैं कि हिंदी पढ़ करके क्या आपको नौकरी मिल सकती है, और नौकरी मिल सकती है तो वे कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप हिंदी पढ़कर, राजभाषा हिंदी पढ़कर कामकाज के लिए आप फिट बैठ सकते हैं। जी, इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि राजभाषा के बारे में हम आज बात करेंगे, आप हमें बता सकते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। राष्ट्रभाषा का जो एक कंसेप्ट है वह है एक बड़ा व्यापक शब्द है। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब हुआ राष्ट्र की भाषा। अगर हमारा भारत देश है, भारत प्रायद्वीप है, तो इस देश की जो भाषा है वह राष्ट्र की भाषा हुई। तो इस तरीके से देखें कि भारत की चूँकि विविधता जिसको कहते हैं, डाइवर्सिटी जो कहते हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही बात करें तो यहाँ लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि अलग अलग ट्राइब हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, और नाम अलग अलग हैं तो उनकी भाषाएँ अलग है। तो इस तरीके से भाषाओं की इतनी बहुलता है, यानी निशी भाषा है, आदि भाषा है, तागिन है, मोनपा है, सिंगफो है, मेओर है। अगर इतनी सारी भाषाएं हैं तो ये सारी भाषाएं अरुणाचल की भाषाएं हैं। इसी तरीके से अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हिंदी के साथ साथ बहुत सारी भाषाएं हैं जो राष्ट्र की भाषा है। कन्नड़ है, तेलुगु है, उड़िया है, असमी है। तो इस तरीके से आप देखें कि राष्ट्र की जो भाषा, राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राष्ट्र में व्यवहार की जाने वाली जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा है। उसमें हिंदी भी एक है। हम इसलिए हिंदी को ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरी बात, आपने जो बात की राजभाषा की, राजभाषा के लिए हिंदी को चुना गया। राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कहें कि कामकाज की भाषा के रूप में, कार्यालयी भाषा के रूप में है, तो सरकारी भाषा के रूप में अगर किसी एक भाषा को मान्यता मिली तो वह हिंदी थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा कहा गया। तो संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में कई सारी भाषाओं में हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। जी, तो हम हिंदी भाषा जो है उसका जन्म कैसे हुआ था? क्योंकि जो वेदास में होते हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेज में है, तो ये हिंदी का जन्म कैसे हुआ था? ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न किया आपने, और इसके बारे में मैं बताऊं कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी का हम अध्यापन करते हैं तो बच्चों को, विद्यार्थियों को यह बताना आवश्यक होता है कि हिंदी कहाँ से विकसित हुई, कहाँ से निकली। तो हम आपसे इस बारे में बताएं तो संस्कृत जो कि प्राचीन भाषा है, भारत की सबसे कहे कि शुरुआती भाषा है, और इसको एक वैदिक भाषा, जैसा आपने कहा, वैदिक भाषा का दर्जा, स्थान प्राप्त है।
संस्कृत से जो आगे भाषा का विकास होता है वह कई सारे फेज में होता है, कई सारे चरण में होता है। संस्कृत के बाद प्राकृत का चलन होता है, प्राकृत के बाद पाली का चलन होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं अगर संस्कृत में लिखे गए तो उसके बाद जो प्राकृत है वह जो जैन धर्मावलंबी हैं, जैन धर्म मानने वाले हैं, उनकी भाषा बनी। उसके बाद जो पाली भाषा है वह बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनकी भाषा बनी। और जब मैं कह रहा हूँ कि जैन धर्म की भाषा प्राकृत है या बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, तो कहने का मतलब यह है कि उनका साहित्य भी जो रचा गया वह प्राकृत में और पाली में अलग अलग रचा गया। बौद्ध साहित्य प्राकृत में अधिक लिखे गए। तो इस तरीके से तो हिंदी की जो शुरुआत कह सके या उद्भव कह सके आज से 1000 वर्ष पूर्व हुआ। और यह यात्रा संस्कृत से पाली, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से अपभ्रंश से, और अपभ्रंश के बाद एक ही भाषा, नई भाषा जो लोक में प्रचलित हुई, लोगों के बीच प्रचलित हुई, वह हिंदी के रूप में स्थापित हुई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी है तो सभी भाषाओं के मेल से, जोड़ से, संधि से बनी हुई भाषा है। इसलिए हिंदी में सबके तत्व हैं, सबके गुण हैं, सबकी विशेषताएं हैं। इसीलिए भारतीय आत्मा के सबसे करीब अगर कोई भाषा दिखाई देती है जो सबके लिए संपर्क का काम करती है, सबको जोड़कर चलने का काम करती है, तो वह निश्चित तौर पर हिंदी भाषा है। तो ये उद्भव की बात हुई। उसके बाद जो 1000 साल का जो एक अवधि है उसमें बहुत कुछ हुए, उसमें बहुत सारे साहित्य रचे गए, उसमें गद्य और पद्य रचे गए, अलग अलग धाराएं, हिंदी साहित्य की अलग अलग धाराएं, अलग अलग काल आए। आदिकाल आया, भक्ति काल आया, रीति काल आया, फिर उसके बाद आधुनिक काल आया। तो हिंदी साहित्य ने भी अपने को है तो बेहतर करने की दिशा में, आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत सारे लेखन किए और हिंदी भाषा समृद्ध हुई, लोगों के जुबान तक पहुंची, लोगों के मन और दिल तक पहुंची। रामायण की जो हम बात करते हैं वो संस्कृत में मूलतः लिखी गई, लेकिन लोगों की कंठ तक जो भाषा पहुंची वह हिंदी के माध्यम से पहुंची, हिंदी की बोली के माध्यम से पहुंची। और रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने लिखा है उसका नाम ले सकते हैं कि वह हिंदी में लिखी गई, हिंदी की बोली में लिखी गई, अवधी में लिखी गई। इसी तरीके से पृथ्वीराज रासो का पूरा साहित्य है, रासो साहित्य है, वह है तो हिंदी की पुरानी जो भाषा है, प्राचीन जो भाषा है उसमें लिखी गई। आधुनिक काल में अगर हिंदी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके स्वरूप को निर्धारित करने का काम किया। और उनकी इस प्रयास में बहुत सारे अन्य लोग शामिल हुए जिसे हम भारतेंदु मंडली कहते हैं। और उसमें प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को लेकर काम किया, सेवा भाव से काम किया। और एक बात और मैं कहूँ कि खड़ी बोली वाली जो हिंदी अभी जो प्रचलन में है, इसके लिए भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रयास किया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाएं निकाली और उन पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा को समृद्ध भी किया, विकसित भी किया। और यह तय भी किया कि इसका मानक रूप क्या होना चाहिए, क्योंकि हिंदी कहने का मतलब सभी बोलियों का मिश्रण, सबका कुछ न कुछ उसमें अंश है। अवधी है, भोजपुरी है, उसमें है तो सौरसेनी है, मागधी है, उसमें मैथिली है, बहुत सारी भाषाओं का अंश हिंदी में मिला हुआ है। तो इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक स्वरूप निर्धारित करने का काम किया। उसके बाद एक काल आता है द्विवेदी काल। वह काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है और साहित्य के आचार्य उनको कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा के सुधार के लिए, परिष्कार के लिए बहुत प्रयास किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस हिंदी भाषा का स्वप्न देखा था, सपना देखा था, उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी आकार देते हैं, रूप देते हैं। और इसके बाद का फेज हम सबको मालूम है कि वह है संविधान में एक राजभाषा के रूप में आकार लेती है, उसको है तो मान्यता मिलती है संविधानिक भाषा के रूप में। और अंततः वह है हिंदी जो इतनी सारी यात्रा करती है, अंततः राजभाषा बन जाती है। और यह सभी
चीज़ें हमको स्मरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजभाषा का महत्व स्थापित करने के लिए हिंदी की इस यात्रा को थोड़ी सी खुली नज़र से देखना चाहिए, जो बेहद आवश्यक है। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें विस्तार से बताया है कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ था। हम जानना चाहेंगे कि इस कंटेम्प्रेरी भारत में ये हिंदी का क्या महत्व है? यह बात जो आपने कहा वह कई सारी चीज़ों को मिला करके बनता है, और मैं कोई चिंता जैसी बात तो नहीं कहता, लेकिन एक चुनौती की बात तो ज़रूर कहता हूँ कि जो अभी कंटेम्प्रेरी पोजीशन है हिंदी की, यानी समकालीन जो स्थिति है, वह निश्चित तौर पर हिंदी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और यह चुनौती स्वाभाविक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि यह कोई एक गड़बड़ी है या हिंदी भाषा के साथ कोई संकट है, ऐसा नहीं है। दरअसल कोई भी भाषा, जब एक भाषा बहुल क्षेत्र में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है या कामकाज के व्यवहार में अपनाई जाती है, तो उसके साथ अपने सभी भाषाओं के साथ एक सहोदरपन का रिश्ता, एक अपनापन का रिश्ता बनाना पड़ता है। हिंदी ने ये बनाया है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में एक बड़ी बहन की तरह हमारे समय में प्रयोग की जा रही है। वह कन्नड़ को भी नहीं भूलती है, तेलुगु को भी नहीं भूलती है, तमिल को भी नहीं भूलती है, उड़िया और असमिया को भी नहीं भूलती है। वो सभी भाषाओं के अपने जो अस्तित्व हैं, उनका जो एक बोलने वाला भाषिक समाज है, उनका कद्र करते हुए, उनके महत्व को स्वीकार करते हुए अपने को है तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यह देखेंगे कि हिंदी भाषा जो एक बाउंड्री कहते हैं, एक जो चौहद्दी कहते हैं, उससे बाहर निकल रही है। आज विश्व भाषा हिंदी बन रही है। तो समसामयिक के समय में कहें, समकालीन समय में कहें, तो हिंदी अपनी चौहद्दी से बाहर जा रही है। प्रवासी साहित्य की भाषा बन रही है। वह फिजी में है, सूरीनाम में है, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, जहां अंग्रेजी शासन के दौरान या उपनिवेश के दौरान यहाँ से हमारे मजदूर, यहाँ से हमारे लोग बाहर छोटे छोटे देशों में गए और वह उपनिवेश का हिस्सा बने और यहाँ से वहाँ उनका एक तरह से पलायन हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी मूल भाषा नहीं छोड़ी। और आज भी गुयाना जैसे क्षेत्र देश में, फिजी जैसे देश में, सूरीनाम जैसे देश में है तो हिंदी है तो आज भी बोली जा रही है। तो इस तरीके से देखें कि हिंदी के सामने चुनौती तो है, लेकिन इसके विकास की राहें भी खुली हुई हैं और हिंदी ने हर चुनौती को बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया है। और मैं एक बात और मैं सुमी जी कहना चाहूँगा कि हिंदी का जो मुख्य गुण है वह है कि इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी नहीं है, जिद्दपन नहीं है। वह सबके साथ मिल करके, सबके साथ ले करके आगे बढ़ना चाहती है। तो चुनौती तो है कि राजभाषा के रूप में वह दूसरी भाषा के प्रभुत्व को, दूसरी भाषा के वर्चस्व को कैसे है तो मुकाबला करे। अंग्रेजी उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छे तरीके से विश्व भर में स्थापित है, कई देशों में स्थापित है और उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यह भी कहूँगा कि हिंदी भाषा ने कभी अंग्रेजी के साथ वैर नहीं रखा। राजभाषा के रूप में जब संविधान ने स्वीकार किया तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया, लेकिन हिंदी ने कभी कोई उससे है तो कोई एक बैर नहीं रखा, कोई एक उससे है तो विरोधीपन का भाव नहीं रखा। वह अंग्रेजी के साथ साथ इस भारत में रच बस गई हुई भाषा है। हिंदी को भी उसने अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। और इस तरीके से देखेंगे कि कार्यालयों में, अलग अलग कार्यालयों में, चाहे वो भी अदालत और कचहरी ही क्यों ना हो, या फिर है तो मीडिया का क्षेत्र ही क्यों ना हो, या फिर हमारा जो अलग अलग मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संस्थान हैं, उन सभी जगहों पर हिंदी ने अंग्रेजी के साथ एक मजबूत रिश्ता बना रखा है और यह मजबूती ही हिंदी की बड़ी ताकत है। इसलिए समकालीन समय में अगर देखें तो हमें हिंदी
राजभाषा के रूप में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जी राजीव जी, आपने जैसे कहा कि भारत में नहीं काफ़ी सारे देशों में भी हिंदी भाषा का बोली जाती है, और आपने जैसे कहा कि अलग अलग विभाग पर भी हिंदी भाषा के इस्तेमाल होते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कैसे हिंदी भाषा का हम उपयोग करते हैं? ये आपने मेरे मन की बात कह दी। कई बार हम हिंदी को लेकर के इस बात का मुहावरा गढ़ते हैं कि हिंदी बोलचाल तक तो ठीक है, लेकिन शिक्षा की भाषा या प्रशासन की भाषा या अर्थ जगत यानी वाणिज्य की भाषा कैसे बन सकती है। देखिए, ऐसा है कि सोनी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाषा को लेकर के दृष्टि हमारी कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव बहुत बड़े भाषा चिंतक हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई भी भाषा सक्षम या अक्षम नहीं होती है, अच्छी या बुरी नहीं होती है। यह उसके प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह भाषा को किस दृष्टि से देखते हैं। आपके देखने से वह भाषा अच्छी हो जाती है और आपके देखने से वह भाषा बुरी हो जाती है। यानी कि अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो वह भाषा निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी, समृद्धि प्राप्त करेगी। लेकिन अगर आप उसके बारे में नकारात्मक के रूप से सोच रहे हैं, नकारात्मक भाव से सोच रहे हैं, तो उसके सामने भाषा की कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। तो आपका जो मूल प्रश्न है शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में, तो हिंदी मीडियम जो कहा जाता है ना, तो हिंदी मीडियम में भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, विधिक शब्दावली, मीडिया की शब्दावली, इतनी सारी शब्दावलियाँ हैं और इसको पूरे प्रयास के साथ गढ़ा गया है, बनाया गया है, उसका एक रूप तैयार किया गया है, उसके शब्द अर्थ के संबंध को स्थापित किया गया है और वह बड़ी मात्रा में है। इसके लिए बहुत सारे संस्थानों का नाम ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली का नाम लेना चाहूँगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का नाम लेना चाहूँगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का नाम लेना चाहूँगा, इसी तरीके से दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा का नाम लेना चाहूँगा। ये सारी जो संस्थान हैं या निदेशालय हैं या आयोग हैं, इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर के ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किए हैं। उसके लिए शब्दावलियाँ गढ़ी हैं, तो वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली हो या फिर प्रशासनिक शब्दावली हो या विधिक शब्दावली हो या फिर पर्यावरण की शब्दावली हो, भूगोल की शब्दावली हो या फिर अर्थ जगत की शब्दावली हो, अलग अलग विषयों, भौतिकी, रसायन की शब्दावली हो। हर क्षेत्र में हिंदी ने ज्ञान विज्ञान की भाषा को अपनाने का प्रयास किया है। इसलिए जब हम शिक्षा और प्रशासन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके शब्द जो बनाए गए हैं वह बहुत ही मौजू हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बस यह है कि हम प्रयोग कितना करते हैं, व्यवहार कितना करते हैं। कोई भी चीज़ प्रयोग और व्यवहार में ना हो तो वो बाहर चली जाती हैं, वह नज़रअंदाज होते होते गौण होती चली जाती हैं। तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो हमें कई बार क्लिष्ट लगते हैं, भारी भरकम लगते हैं, वह इसलिए होता है क्योंकि उसका हमने प्रयोग कम किया, व्यवहार कम किया, इसलिए वह है तो मुख्य धारा से गौण धारा में चली गई। तो शिक्षा और प्रशासन को लेकर के कई सारे शब्द जो बने हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कहते हैं कॉलेज जाना है, तो मैं कहता हूँ कि आपको महाविद्यालय क्यों नहीं जाना है, महाविद्यालय भी जा सकते हैं। वे कहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं कहता हूँ कि आपको विश्वविद्यालय क्यों नहीं जाना है, विश्वविद्यालय जाना भी, आपके पास जब विश्वविद्यालय शब्द है तो यूनिवर्सिटी जाना ही क्यों, उसके साथ साथ आप विश्वविद्यालय जाना कह सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के शब्द हैं जो हिंदी भाषा के समृद्ध होने का पर्याय हैं, उसके शिक्षा और प्रसार में प्रयोग होने का है। बस हमारी ज़रूरत यह है कि हम इन भाषाओं के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं, मधुर रिश्ता बनाएं और सीखें। भाषा सीखने की चीज़ है, एक अर्जित संपत्ति है। तो भाषा को जब तक से हम सीखेंगे नहीं, हम प्रयोग नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, और इन भाषाओं को सीखने के लिए अगर हमने आँख बंद कर लिया तो यह कभी संभव नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में अच्छे हिंदी का वातावरण बना पाएंगे। तो मुझे लगता है सोनी जी की हिंदी भाषा को लेकर के हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर उसको हमने खोला तो हमारी हिंदी
ज़्यादा नवाचारी होगी, ज़्यादा इनोवेटिव होगी, ज़्यादा अंतर विषयक होगी, यानी ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी होगी। और यह आज के समय की ज़रूरत है कि हिंदी ज्ञान की भाषा बने, विज्ञान की भाषा बने, प्रशासन की भाषा बने, शिक्षा की भाषा बने। और इसको लेकर के प्रयास भी हो रहा है। वातावरण बदला है, माहौल बदला है। हिंदी ने जो उपलब्धि हासिल की है, या हम लोग आपस में जो यह गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यह राजभाषा हिंदी को लेकर नया जो माहौल बना है, बेहतर जो माहौल बना है, उसी का परिणाम है। जी राजीव जी, जैसे हमारे भारत में बॉलीवुड का बहुत ही फैला हुआ है बॉलीवुड, तो इस हिंदी भाषा जो है मीडिया में कैसे मीडिया में कैसे महत्व है? जो बॉलीवुड हो गया, न्यूज़ हो गया, या कई सारे यूट्यूब कंटेंट्स हो गए हैं, ये हिंदी भाषा से कैसे मिलजुलते हैं और ये क्या महत्व रखता है इस मीडिया पे? ये एक ज़रूरी प्रश्न आपने किया और मैं इसको जवाब देते हुए बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि ये एक ज़रूरी बात है। क्योंकि आज का युवा, कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज का यूथ का जो ट्रेंड है, युवा का जो ट्रेंड है, युवा जो सोचता है, जिस भाषा में सोचता है, जिस तरीके से सोचता है, उसकी सोच के साथ खड़े होना होगा। अगर हम बहुत जिद के साथ, बहुत शुद्धता के साथ हम यह आग्रह करेंगे कि आपको यही भाषा प्रयोग करनी है या नहीं करनी है, तो फिर हमारा युवा उस तरफ से अपनी निगाहें मोड़ लेगा, अपना है तो उस तरफ से रुचि हटा लेगा। तो युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा माध्यम मीडिया है, मनोरंजन का क्षेत्र है, सिनेमा का क्षेत्र है। और आप ये देखेंगे कि आज के समय में इंटरनेट के आने से है तो एक बड़ा इलाका जहाँ है तो संचार के माध्यम नहीं पहुँचते थे, अखबार नहीं पहुँचते थे, रेडियो नहीं पहुँचते थे, टेलीविज़न नहीं पहुँचते थे, अब वह उनके पॉकेट में वह संसार आ गया है। मोबाइल में वह पूरी दुनिया आ गई है और उसका हिंदी के महत्व पर भी असर पड़ा है। इसको इस रूप में देखें कि वेब सीरीज़ आ रहे हैं, उसमें हिंदी के जो कंटेंट आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, बहुत ही रुचिकर तरीके से आ रहे हैं। और पुराने तरीके के जो धारावाहिक होते थे, स्त्री केंद्रित जो धारावाहिक होते थे, अब वह कंटेंट बदला है। अब वह युवाओं की भाषा में, युवाओं की ज़बान में है तो वह हिंदी है तो हमारे बीच प्रयोग की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ के साथ साथ है तो आप देखें ट्रैवलर का एक ज़माना आया है। लोग यात्रा करते हुए वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, अपने तरीके से, अपने तय जो और जैसा बता सकते हैं वह बता रहे हैं। तो यह जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, ट्रैवलर के माध्यम से भी हिंदी है तो नए जगहों पर पहुंच रही है। अगर कोई तवांग घूमने के लिए है तो बाहर का व्यक्ति आया है और वो हिंदी में है तो ट्रैवलर कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और अगर ब्लॉग बना रहा है तो ये बड़ी बात है कि उसमें हिंदी के कंटेंट ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि हिंदी में एक नया समाज आ रहा है, एक नया जीवन आ रहा है, एक नई संस्कृति और एक नई परंपरा आ रही है। एक नया है तो अनदेखा जो दृश्य है वह है तो सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से हम अपने भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र ने गीत संगीत का जो एक अपना इतिहास रहा है उसको देखें, हिंदी गानों का जो इतिहास रहा है उसको देखें, लोगों के जुबान पर है तो चढ़े होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मैं यहाँ 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ देखता हूँ कि जो दीवानगी है गानों को लेकर, हिंदी गानों को लेकर के जो दीवानगी है वो ज़बरदस्त है। लोग याद रखते हैं, कैरेक्टर को याद रखते हैं, चरित्र को याद रखते हैं, एक्टर को याद रखते हैं, अभिनेता अभिनेत्री को याद रखते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने किस सिचुएशन में कौन सा गाना गाया है वह भी याद रखते हैं। केवल मुखड़ा नहीं, पूरा गाना याद रहता है। तो ये चीज़ें कैसे हुई? ये चीज़ें हैं तो हिंदी के क्षेत्र में मनोरंजन के माध्यम से जो चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, बॉलीवुड के माध्यम से जो चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, उसके कारण हुआ है, मीडिया के क्षेत्र के कारण हुआ है कि अब केवल समाचार को अखबार के पन्नों पर नहीं पढ़ना है, बल्कि अब स्क्रीन पर भी है तो देखा जा सकता है। जी राजीव जी, आपने जैसे हमें बताया, काफ़ी सारे
चीज़ें बता चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, एजुकेशन को लेके, ऐतिहासिक महत्व कैसा क्या है। हम जानना चाहेंगे कि इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होता है हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी भाषा को लेकर के इकोनॉमिक के इम्पैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, आर्थिक उसकी जो स्थिति है उसकी जो बात कर रहे हैं, या फिर उसकी जो एक और अर्थव्यवस्था केंद्रित है तो प्रभाव है उसकी अगर बात कर रहे हैं, तो मैं यह बात कहूँगा कि हिंदी का स्वरूप पहले से बदला है। अब हिंदी है तो कामकाज की भाषा बनी है, रोजी रोटी की भाषा बनी है, नौकरी की भाषा बनी है। हिंदी में ऐसी बहुत सारी नौकरियां सृजित हुई हैं जो पारंपरिक पेशे से अलग है, पारंपरिक नौकरी से अलग है। अब यह मीडिया की भाषा है, विज्ञापन की भाषा है, वेब सीरीज की भाषा है, मनोरंजन की भाषा है। इसी तरीके से आज का तो युग ही सूचना का युग है, या कहें कि सूचना राजमार्ग का युग है, इंफॉर्मेशन हाईवे है। तो इस सूचनाओं की आवाजाही में आप देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग का एक बड़ा स्पेस हुआ है कि आप कुछ लिख करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से फेसबुक पर या ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर जो हमारे सोशल मीडिया कंटेंट हैं वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं, और आप यह भी देखेंगे कि जो यूजर हैं, जो व्यूअर हैं, उनके पास हैं, बड़ी संख्या में हैं। और इससे एक मोनेटाइजेशन की जो बात है, उनकी एक मौद्रिकी की बात है, आर्थिक उपार्जन की जो बात है, वह भी संभव हो रहा है। यानी कि हिंदी भाषा अब सिर्फ और सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, संपर्क की भाषा नहीं है, बल्कि कमाई की भी भाषा है, रोजी रोटी की भी भाषा है, रोजगार देने वाली भी भाषा है। और इस तरीके से हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है, समकालीन जो स्वरूप है, बहुत ही सकारात्मक है और एक उम्मीद जगाने वाला है कि आने वाले समय में अगर हिंदी इसी रूप में आगे बढ़ी तो हिंदी का भविष्य जो एक वैश्विक भाषा का रूप लेता जा रहा है, वह निश्चित तौर पर हम सभी के लिए है तो एक प्रगति का सूचक होगा। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहोगे, इस राजभाषा हिंदी का महत्व क्या है, मैसेज देना चाहोगे? जी धन्यवाद। दर्शकों को कहने के लिए हमने बहुत सारी बातें आपस में बातचीत में कही है, लेकिन मूल बातें जो दर्शकों को संबोधित कर हम कहना चाहेंगे, एक अध्यापक के रूप में जो कहना चाहेंगे, वह यह है कि हिंदी भाषा कोई स्किल की भाषा बनाए, टेक्नोलॉजी की भाषा बनाए, टेक्निक की भाषा बनाए। कई बार हम विद्यार्थियों को 3S की बात कहते हैं। 3S मतलब कि हमारे हिंदी के विद्यार्थी को स्मार्ट होने की ज़रूरत है, स्पेशल होने की ज़रूरत है और स्टैंडर्ड होने की ज़रूरत है। अगर ये तीन चीज़ें जो स्किल्स के 3S हैं, इसको अगर आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपके पास रोज़गार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोजी रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी पढ़ करके हम क्या करेंगे। तो आज के समय में हिंदी भाषा, राजभाषा हिंदी का जो क्षेत्र बढ़ रहा है, वो उसका प्रयोग क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमें यह आश्वस्त होने की बात है कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वह राजभाषा के रूप में राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रही है। और इस पहुंच में कोई एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति नहीं है, दो चार व्यक्ति नहीं है, हम सब शामिल हैं, और हम सब का शामिल होना ही हिंदी भाषा का राजभाषा होना है। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया है हिंदी भाषा का जो महत्व है। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे लिए टाइम निकाला है और हमें इस विषय पर काफ़ी विस्तार से समझाया है। थैंक यू सो मच राजीव जी, हमारे स्टूडियो में जुड़े रहने के लिए। मेश्वरी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हिंदी भाषा देश की एक सुर है, तो हम आपको मिलते हैं अगले एक नए विषय में। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।